सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। उमूमन जिंदगी की जवानियां शाम होते ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन उम्रा तबके की असल जिंदगी शाम से ही शुरू होती है। इसलिए शहर के तमाम बड़े बड़े होटलों, रक्सगाहों, जुए खानों और अय्याशी के खुफिया अड्डों में शाम होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है और फिर सुबह तक रंगो नूर का एक सैलाब हर तरफ रवां तवां नजर आता है। रेनबो होटल दारुल हुकूमत का इंतहाई शानदार और वसीउ अरीज होटल था, जहां सिर्फ आला उम्रा तबका ही दाखिल होने की जरूरत कर सकता था। वैसे तो चहल पहल यहाँ हर रात होती थी, लेकिन आज तो ये चहल पहल अपने पूरे शबाब पर थी। हॉल में कुर्सियां इंतहाई करीने से सजाई गई थी। हर खाली टेबल पर रिजर्वेशन कार्ड लगा हुआ था। हॉल को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था कि इंसान देखते का देखता ही रह जाता। वो ऐसा महसूस करता जैसे अल्फ लैला दुनिया में आ पहुंचा हो। पूरा हॉल भरा हुआ था, सिर्फ चंद मेजें खाली थी। ये सजावट और रौनक रप्पासा मैरी के दम से थी, जिसकी शोहरत का सितारा आजकल बामे उरूज पर पहुंचा हुआ था। पूरी दुनिया में उसके रक्स और हुस्न की शोहरत थी। होटल रेनबो में ये उसका दूसरा रक्स था। कल का रक्स ही इतना जज्बात खेज और नशा आवर साबित हुआ कि लोग उसके फन हुस्न और शबाब पर मर मिटे। इसलिए आज कल से भी ज्यादा रौनक थी। अभी प्रोग्राम शुरू होने में काफी देर थी, इसलिए तमाम लोग कॉफी और शराब वगैरह से शुगल कर रहे थे। हॉल में हल्के हल्के मुतरन्नम तहकहे गूंज रहे थे, जिनकी शीरीनी के सामने हॉल में बजने वाला ऑर्केस्ट्रा भी कभी कभी मांद पड़ जाता। अचानक हॉल के दरवाजे पर इमरान नमूदार हुआ। वो जोर से खनकारा तो एकदम तमाम लोगों की नजरें उस तरफ उठ गईं और पूरे हॉल में एकदम कह कहे गूंज उठे। उसकी हालत ही इतनी मजे का खेज थी कि संजीदा से संजीदा इंसान भी हंसने पर मजबूर हो जाता। एक तो टेक्निकलर लिबास, फिर चेहरे पर हिमाकत की दबीज तहें। वो हॉल को इतनी हैरानी से देख रहा था जैसे पत्थर के जमाने का इंसान हो और यह सब कुछ जिंदगी में पहली बार देख रहा हो। देखने का अंदाज ही इतना मजे का खेज था कि लोगों को बेतहाशा हंसने पर मजबूर कर देता। वो वार से हर चीज को देखता, पहले एक आंख बंद करके, फिर दूसरी और फिर दोनों आंखें। जब दोनों आंखों से कुछ नजर न आता तो चेहरे पर झुंझलाहट तारी हो जाती। उसे वहां इस तरह देख देख कर एक वेटर अदब से उसकी तरफ बढ़ा और उससे रिजर्वेशन कार्ड के मुताल्लिक पूछने लगा। पहले तो इमरान ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। जब वेटर जोर से बोला तो वो ऐसे उछला जैसे किसी सांप ने उसे डस लिया हो। वो संभलते संभलते वेटर को अपने साथ जमीन पर ले आया। वेटर के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे, लेकिन वो कुछ न बोला और इमरान खड़े होकर ऐसे कपड़े साफ कर रहा था जैसे गिरना उसका मामूल हो। फिर वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक मेज पर जा बैठा। मेज पर उसके नाम का कार्ड लगा हुआ था, जो उसके बैठते ही पास खड़े हुए वेटर ने उठाकर मेज के नीचे रख दिया। इस मेज पर 4 कुर्सियां थी। इमरान ने साथ वाली कुर्सी पर टांगे रख दी और इत्मीनान से जेब में हाथ डालकर च्युइंगम का पैकेट निकाला, उसे फाड़ा और फिर च्युइंगम का एक पीस मुंह में डाल दिया। लोग उसे इंतहाई दिलचस्पी से देख रहे थे और फिर उसके बैठने का अंदाज अभी हंसी लोगों की बर्दाश्त से बाहर थी। एक स्मार्ट नौजवान पास वाली मेज से उठकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इमरान के इन्हिमाक में कोई फर्क ना आया। नौजवान बोला, क्या आप पहली बार किसी होटल में आए हैं? इमरान चौंका और नौजवान की तरफ देखकर फौरन खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर सीने से लगाया और जोर से बोला, हाय मेरी जान, तेरी तलाश में तो मैंने समंदर छान मारे हैं। रूसी रॉकेट में बैठकर खला से हो आया हूं, मगर तुम कहीं न मिले। नौजवान घबरा गया और गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? इमरान बोला, मेरी जान, हर आशिक को पागल ही कहा जाता है और फिर तुम्हारी जैसी हसीना का आशिक। नौजवान झिम गया और फिर उसने खिसकने में ही आफियत समझी। उसकी हालत देखकर हॉल में बैठे लोग हंसते हंसते बेहाल हो गए, मगर इमरान फिर उसी तरह बैठ गया जैसे कोई बात ही ना हुई हो। इतने में सफदर, जूलिया और चौहान हॉल में दाखिल हुए। वो तीनों आला लिबास में बलबूस थे। खासतौर पर जूलिया तो आज खूब बनसबर कराई थी। आज की दावत भी उन्हें इमरान ने दी थी। वो इमरान की तरफ तीर की तरह बढ़े और हेलो का नारा लगाते हुए कुर्सियों पर बैठ गए, मगर जूलिया की कुर्सी पर तो इमरान पैर थैलाए बैठा था, इसलिए वो खड़ी रही और इमरान की ये हालत देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। ये कोई बैठने का अंदाज है? हटाओ मेरी कुर्सी पर से पैर। लेकिन इमरान भला ऐसी कच्ची अर्ज कहाँ सुनता है। उसके कान पर जूं तक न रेंगी। वो इस तरह पैर फैलाए च्युइंगम चबाता रहा। अब तो जूलिया का पारा एकदम 110 डिग्री पर पहुंच गया। वो और तो कुछ न कर सकी। उसने मेज पर से एस्ट्रे उठाया और इमरान के सर पर दे मारा, मगर मुकाबिल भी इमरान था, इस सदी का चालाक तरीन इंसान। एस्ट्रे लगने से पहले वो कुर्सी छोड़ चुका था। जूलिया झुंझलाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इमरान फिर अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ भी ना हुआ हो। उनमें से चंद की नजरों में मलामत के आसार थे और बाकी मुस्कुरा रहे थे। सफदर इमरान की तरफ देखकर बोला, इमरान साहब, आज की दावत आखिर किस मकसद के लिए है?
वो बोला आज मैं और जूलिया अपने इश्क की पहली सालगिरह मना रहे हैं, इस सिलसिले में ये दावत दी है, वरना मुझे किसी हकीम ने बताया था कि मैं इतने पैसे खर्च करूं। सफदर और चौहान हंसने लगे और जूलिया भिन्ना कर रह गई, मगर कुछ न बोली। उसके बाद बातों का सिलसिला चल निकला। इमरान ने कॉफी मंगाई। आहिस्ता आहिस्ता जूलिया भी बातों में दिलचस्पी लेने लगी और उसका गुस्सा उतर गया, मगर इमरान बातों के साथ साथ हॉल पर भी नजर दौड़ा लेता। अचानक वो बुरी तरह चौंका और संभल कर बैठ गया, लेकिन ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए हुआ। उसके बाद वो उसी तरह लापरवाह हो गया। लेकिन सफदर खास तौर पर तशवीश में पड़ गया, क्योंकि इमरान का इस तरह चौंकना उसके लिए किसी खास बात का इशारा करता था। उसकी नजरें फौरन दाखिली दरवाजे की तरफ उठी। वहां से एक गैर मुल्की नौजवान इंतहाई आला गर्म सूट में मलबूस आहिस्ता आहिस्ता एक मेज की तरफ बढ़ रहा था। सफदर ने समझ लिया कि इमरान उसे ही देखकर चौंका है। उसने इमरान से पूछा, ये कौन है? इमरान बोला, मेरे होने वाली बीवी के दामाद का ससुर। चौहान ने हैरत से मुंह फाड़ कर पूछा, क्या बात हुई? इमरान मुंह बनाकर बोला, कमाल है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कहते हो कोई बात ही नहीं हुई। जूलिया ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा, आखिर हुआ क्या? इमरान ने उनकी तरफ मुंह करके आहिस्ता से कहा, ये नौजवान जर्मनी की सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखता है और इसका नाम मिल्टन है। सफदर अपनी हैरत न छुपा सका, बोला, जर्मनी? मगर ये यहाँ कहाँ? इमरान बोला, यही तो मैं सोच रहा हूँ। सफदर ने पूछा, मगर तुम इसे किस तरह जानते हो? इमरान बोला, मैं किसको नहीं जानता, कहो तो इसके साथ पुश्तों का हाल बयान कर दूं। चौहान बोला, खैर होगा, हमें क्या। उसके चेहरे पर भी तशवीश की आसार नुमाया थे। इमरान अचानक सफदर से मुखातिब हुआ, सफदर क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? वो बोला, नहीं। क्यों? हम यहाँ दावत खाने आए हैं, निशानेबाजी करने नहीं। इमरान बोला, लेकिन मुझे यहाँ हंगामा होता नजर आ रहा है। इतने में रक्स शुरू हो गया। रक्स वाकई है जानखेज था। सब लोग रक्स देखने में मसरूफ हो गए, लेकिन इमरान बुरे बुरे मुंह बना रहा था। जूलिया से रहा न गया। उसने इमरान से पूछा, तुम ये कौनैन क्यों चबा रहे हो? वो बोला, मैं सोच रहा हूं कि लोग इस बेमानी उछल कूद पर आशिक हो गए हैं। इससे ज्यादा अच्छी उछल कूद तो कल्लू की अम्मा कल्लू के अब्बा से लड़ाई के वक्त कर लेती होगी। रक्स अपने पूरे उरूज पर था और मैरी का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लिबास से बेनियाज होता जा रहा था। लोगों के मुंह से सिसकारियां निकलती रही। अचानक इमरान तीर की तरह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा चला गया। उसको गए थोड़ी देर हुई थी कि एक जोरदार चीख बुलंद हुई। रक्स रुक गया। तमाम लोग अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उन तीनों ने देखा कि वही नौजवान सीने पर हाथ रखे फर्श पर लोटपोट हो रहा है। देखते ही देखते वो ठंडा हो गया। कत्ल कत्ल का शोर मच गया। लोग जल्दी से खिसकने लगे, लेकिन मुंतजमीन ने दरवाजे बंद कर दिए, जिस पर चंद लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन मैनेजर ने माजरत की कि जब तक पुलिस न आए वो दरवाजा नहीं खोल सकते। इतने में इमरान वापस आता हुआ नजर आया। उसके बाल कुछ बिखरे हुए थे और चेहरे पर भी 2-3 खराशें थीं। वो आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया ने कहा, कहाँ गए थे? वो बोला, अपनी बीवी के दामाद के ससुर के कातिल को पकड़ने। वो बोली, मगर तुमने उसे देख कैसे लिया? इमरान बोला, मुझे गैलरी के पर्दे के पीछे पिस्तौल की नाली की झलक नजर आ गई थी, लेकिन पहुंचने से पहले ही वो गोली चला चुका था और फिर भाग गया। खैर मैंने उसे देख लिया है। इतने में पुलिस आ पहुंची और थोड़ी सी तफ्तीश के बाद दरवाजे खोल दिए गए और हस्बे तवक्को कातिल का कुछ पता न चल सका। टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। जूलिया ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, जूलिया स्पीकिंग। X2 की एक गुर्राहट सी बुलंद हुई और जूलिया संभल गई। गुड मॉर्निंग सर। वो बोला, मॉर्निंग। जूलिया, तमाम मेंबरों से कह दो कि 1 घंटे के बाद दानिश मंजिल में जमा हो जाएं। आज हमारी टीम में एक नए मेंबर का इजाफा हो रहा है, उसका तारुफ तुम सबसे कराया जाएगा। जूलिया ने तमाम मेंबरों को फोन करके ये खबर सुना दी। 1 घंटे के बाद सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान दानिश मंजिल के एक हॉल में बैठे थे। वो आपस में उस नए मेंबर के मुतल्लिक बातचीत कर रहे थे। तनवीर ने नाक सुकोड़ कर कहा, आखिर इतने सारे मेंबर भर्ती करने की क्या जरूरत है? क्या हम लोग कम हैं? जूलिया ने तुनक कर जवाब दिया, X2 तुमसे बेहतर समझता है। तनवीर बोला, X2 कोई खुदा नहीं है, आखिर वो भी हमारी तरह इंसान है। चौहान बोला, खैर ये ना कहो, X2 जैसा दिमाग तो हम सब मिलकर भी नहीं पैदा कर सकते। इतने में इमरान दरवाजे में दाखिल हुआ। बोला, ये तुम सब मिलकर किसे पैदा कर रहे हो? क्या इसके लिए जूलिया अकेली काफी नहीं? सब बुक्के कहा मार कर हंसने लगे, लेकिन जूलिया और तनवीर का मुंह बन गया। अभी वो जवाब देने ही वाले थे कि जकाजक ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करने लगा और वो सब X2 को सुनने के लिए संभल गए। लेकिन इमरान उसी तरह लापरवाही से बैठा रहा। X2 की आवाज आई, क्या तमाम मेंबर आ गए? जूलिया ने कहा, जी हाँ। X2 बोला, खूब, तो सुनो, आज मैं आपका एक नए मेंबर से तारुफ करवा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम सब उससे मिलकर जरूर खुश होगे और वो हमारी टीम में एक शानदार इजाफा होगा। उसका नाम कैप्टन शकील है और मैंने उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस से लिया है। उसका साबिका रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। बाकी रही पर्सनैलिटी वाली बात, वो आप सब खुद देख लोगे।
X2 की आवाज आना बंद हो गई थी। इतने में दरवाजा खुला और एक दराज कद सीधे बालों वाला नौजवान जिसने इंतहाई खूबसूरत चॉकलेटी रंग का सूट पहना हुआ था, उसका कद तकरीबन 6 फुट 4 इंच के करीब था और उसके साथ साथ उसका जिस्म भरा हुआ और फौलाद की तरह सख्त मालूम होता था। चेहरा बिल्कुल सपाट, सिर्फ कुशादा पेशानी पर 2 लकीरें उभरी हुई थीं जो उसकी वजाहत में और भी इजाफा कर रही थीं। सब उसकी वजाहत और खूबसूरत शख्सियत से मुतासिर नजर आने लगे। कैप्टन शकील ने अंदर दाखिल होकर सबको सलाम किया और फिर एक एक से हाथ मिलाने लगा। सफदर ने तारुफ की रस्म अदा की और फिर वहां चाय का दौर चलने लगा और इस दौरान बातों का सिलसिला छिड़ गया जिसका ताल्लुक कैप्टन शकील की जात से ही था। कैप्टन शकील ने अपना तारुफ करवाया कि वो एक आला पठान खानदान से ताल्लुक रखता है। एमए तक तालीम हासिल करने के बाद मिलिट्री में चला आया, वहां से मिलिट्री इंटेलिजेंस में लिया गया और अब उसे यहाँ भेज दिया गया है। उसकी बातें करने का अंदाज भी इंतहाई दिलकश था, लेकिन ये अजीब बात थी कि बातें करने के दौरान उसका चेहरा इंतहाई सपाट रहता था, जैसे वो मेकअप में हो। इस चीज को जूलिया और सफदर ने महसूस किया, लेकिन वो चुप रहे। X2 की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी, कैप्टन शकील। शकील फौरन बोला, यस सर। बाकी सब लोग तहका मारकर हंस पड़े। सफदर बोला, आप हैरान ना हो कैप्टन साहब, ये हैं ही ऐसे, अभी तो आगे आगे आप पर इनके जौहर खुलेंगे। इमरान बुरा मानने वाले अंदाज में बोला, मैं कोई मिस जौहर कलकत्ते वाली हूं जो मेरे जौहर खुलेंगे? सफदर, तुमने मेरी तौहीन कर दी है, अब मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। एक बार फिर सब हंस पड़े, जिनमें कैप्टन शकील भी शामिल था, और फिर ये दिलचस्प मजलिस बर्खास्त हो गई। शहर में गहमा गहमी पूरे जोरों पर थी। हर शख्स अपने अपने हाल में मस्त था। रेडियो पर दोपहर की खबरें नशर हो रही थीं कि अचानक रेडियो की नशरियात में गड़बड़ होने लगी और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे अनाउंसर की आवाज मध्यम होती चली गई। वो कह रही थी कि ऐ कुर्राए अर्ज के लोगों, संभल जाओ, अब भी वक्त है। तुम लोग अपने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर दो जिन्होंने तुम्हारे हुकूक जब्त कर रखे हैं, जो तुम्हें गुर्बत की चक्कियों में पीस रहे हैं। ये सब गद्दार हैं, इनको इनकी गद्दारी की भयानक सजा दो। ये पहला अल्टीमेटम है, अगर 2 रोज के अंदर अंदर तुम लोगों ने अपने मौजूदा हाकिमों के खिलाफ बगावत न की तो माका जोंगा की नजरों में तुम भी गद्दार हो जाओगे और फिर तुम्हारी भी वही सजा होगी जो उनकी है। सुनो, अब भी संभल जाओ, माका जोंगा तुम्हें वक्त दे रहा है। 2 दिन, सिर्फ 48 घंटे, उसके बाद तुम सब पर एक आफत टूट पड़ेगी जिससे न नौजवान बच सकेंगे, न बूढ़े, न औरतों को पनाह दी जाएगी और न बच्चों को। हर अमीर व गरीब को यकसां सजा दी जाएगी। अगर 2 रोज के अंदर अंदर तुमने मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दिया तो अवाम इस सजा से बच जाएंगे और माका जोंगा की निगरानी में ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। माका जोंगा जिंदाबाद। तकरीर खत्म होते ही अनाउंसर की आवाज दोबारा आने लगी। इस आवाज को सुनते ही हुकूमत की तमाम मशीनरी परेशान हो गई। टेलीफोन पर टेलीफोन होने लगे। उसकी आवाज का मखरज मालूम करने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन कुछ पता न चल सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि उसी वक्त तमाम दुनिया की नशरियात जाम हो गईं और यही आवाज तकरीबन हर मुल्क के उस इलाके की कौमी जबान में नशर हुई। तमाम दुनिया इस ऐलान से बौखला उठी। अवाम में चेमेगोइयां शुरू हो गईं। चंद लोग इसकी हिमायत में थे और चंद इसके खिलाफ। शरपसंद नासिर ने अपनी तमाम सरगर्मियां तेज कर दी, लेकिन हर मुल्क की हुकूमत ने सख्ती से इस तकरीर की तरदीद की। लोगों को होशियार किया कि इस काले प्रोपेगेंडे से बचें। दारुल हुकूमत में फौरी तौर पर हुकाम का एक हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें काफी बहस व मुबाहसे के बाद ये तय किया गया कि नज़्म नस्क को हर हालत में बरकरार रखा जाए और गुंडा अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। शाम की खबरों में एक बार फिर ये ऐलान दोहराया गया, जिससे हलचल में इजाफा हो गया। फिर तो खबरों की हर बुलेटिन के दौरान ये ऐलान दोहराया गया और मोहलत की मुद्दत बाकायदा घंटों में बताई जाती। पूरी दुनिया के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। सारी दुनिया में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। जैसे जैसे मुद्दत खत्म होती जाती, खौफ व हरास में इजाफा होता चला जाता। दारुल हुकूमत का नज़्म नस्क फौज ने संभाल लिया, लेकिन हुकाम और अवाम दोनों परेशान थे कि यह मुसीबत कहाँ से नाजिल हो गई और किस तरह होगी, किस किस्म की होगी। सबके जहनों में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिसका कोई मुनासिब जवाब न मिल सका। आखिर इस मोहलत के खत्म होने में 1 घंटा बाकी रह गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घंटा भी गुजर गया। लोग परेशानी के आलम में घरों में घुस गए। अचानक फजा में वही आवाज गूंजने लगी, कुर्राए अर्ज के लोगों, तुम्हारी सजा का वक्त आ पहुंचा। माका जोंगा तुम्हें भयानक सजा देना चाहता है, लेकिन चूंकि ये पहली वार्निंग थी इसलिए सजा इंतहाई कम दी जाएगी। इसके बाद जो सजा होगी वो इंतहाई भयानक होगी। लोगों, तैयार हो जा। अब से ठीक 5 मिनट के बाद तुम्हारी जमीनों में पानी की सतह ऊंची हो जाएगी और फिर जमीन के चप्पे चप्पे से पानी निकलेगा
तमाम इमारतें, चाहे वो कच्ची थीं या पक्की, ऐसे गिरने लगेंगी जैसे रेत की दीवारें। लोग डूबने लगे, तमाम इंतजामी मशीनरी फेल होकर रह गई। सड़कों पर पानी ही पानी बहने लगा। लोग धड़ाधड़ ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंचने लगे, लेकिन इस धक्कम-पेल में सैकड़ों लोग मर गए। लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए। यह सब कुछ आधे घंटे के लिए हुआ। उसके बाद जमीन से पानी निकलना बंद हो गया। अब हर तरफ कयामत का समा था। तूफान नूह की तो सिर्फ हिकायतें सुनी हुई थीं। अब लोगों ने अपनी आंखों से तूफान नूह का मंजर देख लिया था। हर तरफ पानी ही पानी था। अब पानी निकलना तो बंद हो गया था, लेकिन इमारतें धड़ाधड़ गिर रही थीं। लोग इमारतों से सामान निकालने लगे, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। सैकड़ों लाशें उस पानी में तैर रही थीं। उनमें से बच्चे भी थे, बूढ़े भी और औरतें भी। मुख्तलिफ सामान भी पानी में तैर रहा था। हर तरफ मौत की सी वीरानी छाई हुई थी। लेकिन यह अच्छा हुआ कि हर लम्हा पानी की सतह नीचे गिर रही थी। आखिर जब पानी की सतह बिल्कुल नीचे हो गई तो बचे कुचे बदहाल लोग बिल्डिंगों की आखिरी मंजिलों से निकल आए। अब शहर में हर तरफ मातम हो रहा था। लाखों की तादाद में लोग मर चुके थे। करोड़ों का नुकसान हो चुका था। दारुल हुकूमत को फौज के हवाले कर दिया गया था और फौजी गाड़ियां और टैंक शहर में गश्त कर रहे थे। हर तरफ उदासी ही उदासी छाई हुई थी। वीरानी ही वीरानी, मौत की वीरानी। सफदर आराम से बैठा चाय पी रहा था कि एकदम उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वो चौंक उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन होटल के सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। वो बड़ा हैरान हुआ, फिर सोचा शायद किसी के साथी का नाम हो। चनाचे वो फिर चाय की प्याली की तरफ मुतवज्जे हो गया कि अचानक उसे एक छोटा सा कंकर लगा। बेसाख्ता उसकी नजर ऊपर उठ गई तो गैलरी में उसे कैप्टन शकील बैठा हुआ नजर आया। कैप्टन शकील ने उसे आंख से इशारा किया। वो खुद उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। सफदर ने इत्मीनान से चाय का आखिरी घूंट लिया और उठकर बाथरूम की कतार की तरफ बढ़ गया। एक तरफ उसे कैप्टन शकील सिगरेट पीता नजर आया। उसकी आंखों में बेताल्लुकी थी और चेहरा हमेशा की तरह हर किस्म के जज्बात से आ रही। सफदर जैसे ही उसके पास से गुजरा, एक कागज का पुर्जा उसके हाथ में मुंतकिल हो गया। सफदर फौरन एक खाली बाथरूम में घुस गया। उसने पुर्जा पढ़ा तो लिखा था, सफदर, अपने सामने वाली मेज पर ग्रे सूट वाले का ख्याल रखना। वो तुम्हारा ताकुब करता हुआ यहां तक आया है। सफदर ने कागज को मरोड़कर बेसन में बहा दिया और खुद दरवाजा खोल दिया। बाहर आ गया तो उसे वही ग्रे सूट वाला अपनी तरफ आता नजर आया। सफदर को देखते ही उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नुमायां हुई। सफदर बगैर तवज्जो दिए उसके पास से गुजरता चला गया। सफदर सीधा काउंटर पर गया और काउंटर गर्ल से फोन की इजाजत चाही। सफदर ने X2 के नंबर घुमाए। फौरन उधर से X2 की मखसूस आवाज उभरी। X2, मैं सफदर बोल रहा हूं जनाब। X2 बोला, कहो क्या बात है। आवाज में सख्ती नुमाया थी। सफदर ने कहा, जनाब आपके हुक्म के मुताबिक होटल शिजान में ठीक 6 बजे पहुंच गया था। वहां मुझे कैप्टन शकील ने एक ग्रे रंग वाले सूट के मुतल्लिक बताया कि वो मेरा ताकुब करता हुआ यहां तक पहुंचा है। X2 गुर्राया, सफदर ने फौरन कहा, यस सर। X2 बोला, तुम फौरन होटल से चले जाओ। ग्रे सूट वाला तुम्हारा पीछा करेगा। उसे हर हालत में लेकर दानिश मंजिल में पहुंच जाओ। मैं नाकामी की बात नहीं सुनूंगा। सफदर ने कहा, ओके सर, और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसने फोन रख कर काउंटर गर्ल की तरफ देखा, लेकिन वो उस तरफ मुतवज्जे न थी। सफदर ने आहिस्ता से जेब से पैसे निकाले और काउंटर पर रख कर बाहर निकलता चला गया। बाहर आकर उसने इधर उधर देखा और एक टैक्सी को बुलाकर उसमें बैठ गया। ड्राइवर को न्यू हाई स्ट्रीट की तरफ चलने का हुक्म दिया। टैक्सी चल पड़ी। सफदर ने थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़कर देखा तो एक सुर्ख रंग की कार बड़ी तेजी से उनके आगे निकल गई। उसे वही ग्रे सूट वाला ड्राइव कर रहा था। सफदर मुस्कुराया और उसने ड्राइवर को कहा कि इसका पीछा करो। ड्राइवर ने कहा, मगर चना। सफदर ने कहा, यह पुलिस का काम है, घबराओ मत। और ड्राइवर बड़ी मुस्तैदी से उसका पीछा करने लगा। अचानक सुर्ख रंग की कार झरना झील की तरफ मुड़ गई। ये एक सुनसान सड़क थी। सफदर संभल गया। अब तमाम रास्ता सुनसान शुरू हो गया था। अचानक सुर्ख रंग की कार सड़क पर टेढ़ी होकर खड़ी हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी फुर्ती से ब्रेक मारी। टैक्सी रुक गई। एक कार पीछे भी आ रुकी। उसमें से 4 आदमी पिस्तौल लेकर नीचे उतर आए। सफदर बुरी तरह घिर चुका था, लेकिन वो इत्मीनान से बैठा रहा। वो चारों उसकी कार के गिर्द खड़े हो गए। उनमें से एक ने सफदर को नीचे उतरने को कहा। जैसे ही सफदर नीचे उतरा, वो सुर्ख रंग की कार तेजी से आगे बढ़ गई और सफदर अपनी किस्मत को कोसने लगा। वो चारों उसे पिस्तौल की जद में लिए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। सफदर ने सोचा, इस तरह तो वो खुद किसी हकीर चूहे की तरह चूहेदान में फंस जाएगा। उसे कुछ करना चाहिए। ये सोचते ही वो चलते चलते एकदम बैठ गया। उससे बिल्कुल पीछे आने वाला उसके ऊपर से गिरता हुआ आगे जा पड़ा।